हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। दिस इज शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी न्यू वैकेंसीज नोटिफिकेशन के बारे में। काफ़ी कम वैकेंसीज है पिछले बार की अपेक्षा। पिछले बार 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की करीब 64,000 वैकेंसीज थी। इस बार मात्र 5,696 है। हो सकता है इसमें कुछ इंक्रीज़ करे, लेकिन आप लोग अपना तैयारी में कुछ कसर ना छोड़े। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस एंड मैनी मोर। सबसे पहले बात करते हैं सीएन नंबर के बारे में। सीएन मीन्स सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, जो कि 01/2024 है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी 2024 है, जो स्टार्ट है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 19 फरवरी 2024 रात्रि 23:59 तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 10 दिन का मॉडिफिकेशन टाइम दिया जाएगा, जो कि 20 फरवरी से 29 फरवरी है। फ्रेंड्स, असिस्टेंट लोको पायलट जो होती है वो लेवल 2 की वैकेंसीज है। इसका इनिशियल पे 19,900 है, ग्रेड पे 1900 होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। एज एज ऑन 1/7/2024 18 से 30 ईयर्स है। टोटल वैकेंसीज जो है सभी आरआरबीज को मिला के 5,696 है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज़ इसको एक बार थ्योरली पढ़ लीजिए, तब उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखिए दिया है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर रहे हैं, अगर उसका क्वालिफिकेशन रिजल्ट जो है फाइनल नहीं है, वेटिंग में चल रहा है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में देखिए दिया है कि ओनली 1 आरआरबी एंड ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ और सिर्फ आप एक आरआरबी चूज कर सकते हैं और एक ही एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट में है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में मेन दिया है कि अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो सही से अपने आप को देख लीजिए कि आप इस फॉर्म को भरने से पहले सूटेबल है कि नहीं है, जैसे कि कास्ट है, एज है, क्वालिफिकेशन है इत्यादि है। ये सब अगर आप अच्छा से सूटेबल होते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो ही इस फॉर्म को आप भरिए। अन्यथा बाद में अगर कोई फॉल्ट आप में पकड़ा जाएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद है मेडिकल फिटनेस है, एज जानते ही 18 से 30 ईयर्स है, रिलैक्सेशंस को छोड़ के। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ आरआरबी दिया है। उसके बाद नाइन्थ है पॉइंट जो है, इसमें दिया है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव देयर ऑन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी फॉर ऑल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उसके पास वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए पूरा रिक्रूटमेंट के दौरान। उसके बाद आपको एप्लीकेशन भरने में आपको क्रिएट एन अकाउंट यानी कि अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट जो क्रिएट होगा वो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से होगा, जो कि बाद में इसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको मॉडिफिकेशन अगर आप फॉर्म को करते हैं, यानी कि आप जो भी फॉर्म भरे हैं और उसको सबमिट कर दिए हैं, बाद में आप उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपको मॉडिफिकेशन फ़ी के रूप में 250 रुपया पे करना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल है। और मॉडिफिकेशन में आप जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आप आरआरबी चूज़ किए हैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद दिया है कि ये जो है मॉडिफिकेशन टाइम आपको 29 फरवरी 2024 तक लास्ट है। उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स मीन्स होता है कि आप जो भी एग्ज़ाम में अपियर होते हैं, यानी पहला एग्ज़ाम में, उसके बाद जो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे, तो उसमें जितना भी वैकेंसीज़ है उसका 15 टाइम्स जो है CBT 2 के लिए मान्य होगा। और ये 15 टाइम्स जो है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जानते ही हैं, रेलवे में हर क्वेश्चन के लिए जो है 1/3 मार्क काट लिया जाता है। ये जो होगा CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए मान्य होगा। उसके बाद CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। CBAT मीन्स होता है साइको टेस्ट। उसके बाद बैंड आइटम्स है। बैंड आइटम्स की बात करें तो आप लोग जानते हैं मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेज, ऐसा कोई भी आइटम्स जो आप एग्ज़ाम के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद है क्लोक रूम अरेंजमेंट। क्लोक रूम अरेंजमेंट की व्यवस्था नहीं है। क्लोक रूम मीन्स होता है कि कोई भी सामान रखने का जगह जो आप अपने साथ ले जाते हैं उसके लिए दिया जाता है क्लोक रूम, लेकिन
आपको ये आरआरबी की तरफ से ये अवेलेबल नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी आपका वैल्यूएबल आइटम्स है तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इम्पोर्टेंट में देखिए, फॉर ऑथेंटिक एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सी ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट्स ओनली। बीवेयर ऑफ फेक वेबसाइट्स, दे मे गिव मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो आप रेगुलर जो है आरआरबी वेबसाइट को विजिट करते रहिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड मिलेगी। और कहा गया है कि उन वेबसाइट से आप दूर रहिए जो आपको मिसलीडिंग करे और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। उसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस में कुछ खास नहीं दिया है, लेकिन देख लीजिए 1.1 में है, एडमिशन टू ऑल स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट्स सेटिस्फाइंग ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। ये भी जितने भी प्रोसेस होंगे ये सारे प्रोविजनल होंगे, यानी अस्थायी होंगे। उसके बाद है 1.5 में देखिए, कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CEN विल बी समरली रिजेक्टेड एंड विल बी डिबार्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशंस ऑफ आरआरबी एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC। वो कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को सबमिट किए हैं वो जो है आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और भविष्य में जो भी आरआरबी या RRC के द्वारा एग्ज़ाम होगी उससे आपको रोक दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद है कि कैंडिडेट्स हु आर प्रेजेंटली डिबार्ड फॉर एनी आरआरबी RRC शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस नोटिफिकेशन। आपको अगर कोई अभ्यर्थी है जो आरआरबी RRC उसको डिबार्ड किया है, यानी रोक दिया है किसी गलती के कारण, या वैसा कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते हैं, उसको डिसमिस्ड किया गया है, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद 1.8 में है कि कैंडिडेट्स शुड इंटर देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन, SSLC, हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली। जो भी अभ्यर्थी अपना नाम, पिताजी का नाम या डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रहे हैं वो उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई नाम चेंज किए हैं तो वो चेंज नाम मेंशन कीजिए, बाकी जो भी रहेगा वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही रहेगा। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करना पड़ेगा। सिग्नेचर्स ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक और कैपिटल और डिसवेंटेड लेटर्स। आप जो भी सिग्नेचर करेंगे वो आपका रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ब्लॉक या कैपिटल या डिसवेंटेड लेटर्स में नहीं चलेगा। उसके बाद है कि डेट्स ऑफ CBT 1, CBT 2, CBAT एंड DB विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग RRBs। ये सब जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो आपको RRB वेबसाइट्स पे इन्फॉर्म किया जाएगा, आप वहाँ से कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए राइट टू अपॉइंट दिया है कि अपॉइंटमेंट है, यानी नियुक्ति का जो अधिकार है वो RRB के पास है, वो इस वैकेंसीज़ को कैंसिल, जो भी टर्म एंड कंडीशंस है हर चीज़ उसके पास अधिकार है, वो कर सकते हैं। Selected candidates for the post of ALP will have to undergo training wherever prescribed and only stipend will be paid during the training period। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो ALP में उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और ट्रेनिंग में उसको स्टिपेंड दिया जाएगा। उसके बाद है कि पोस्टिंग जो है आपको जिस रेलवे जोन में मिलेगा वहाँ पे आपको दिया जाएगा उस जोन के अंतर्गत। और आप कहीं ट्रांसफ़र कराते हैं या कहीं चाहते हैं कि हम एक जोन से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें, तो आपको कम से कम 5 से 10 साल तक सर्विस करना पड़ेगा उस जोन में, उसके बाद ही आपका एक जोन से दूसरे जोन ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए आप जो है फॉर्म भरने से पहले अपने प्रेफरेबल जोन को चूज़ कर लीजिए कि कहाँ आपको सूटेबल होगा, उसके बाद आप फॉर्म भरें। उसके बाद है फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, जो जानते ही हैं कि SC एंड ST कैंडिडेट्स को दिया जाता है ऑन रिक्वेस्ट पे। उसके बाद है RRB रिजर्व द राइट टू चेंज, मॉडिफाई, ऐड, डिलीट एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर द CN एज नेसेसिटेड एंड एप्लीकेबल एट एनी स्टेज। यानी कि RRB के पास सारा रिजर्व है, ये पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद है कि आप RRB में शेयर विद द कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। आप जो भी फॉर्म भरते हैं या एग्ज़ाम में जो भी स्कोर करते हैं वो जो है RRB शेयर कर सकते हैं कोई मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका इन्फॉर्मेशन जो है शेयर हो तो आप जो है फॉर्म भरते समय
उसमें टिक लगा दीजिए, नहीं तो रिफ्यूज़ कर दीजिए। उसके बाद यह है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट देयर ओन एप्लीकेशन वेल बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट्स रश। यानी जो भी कैंडिडेट है वो अंत तक इंतज़ार ना करे, आप जो है समय से पहले फॉर्म को फिलअप कर दे, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि इंटरनेट में रश हो जाता है, यानी कि ट्रैफिक हो जाता है, जिसके कारण फॉर्म सबमिट होने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसीलिए आप जो फॉर्म को जितना जल्दी हो फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद यह है कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप ईमेल आईडी के तहत ईमेल आईडी से rrphelp@csc.gov.in पे संपर्क करें, या फ़ोन नंबर आपको दिया गया है। उसके बाद देखिए वैकेंसीज़। वैकेंसीज़ में कुछ खास नहीं है, वैकेंसीज़ में दिया है कि इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस। इसमें मेन जो है मेडिकल फिटनेस ही है, खास के आपका आई जो होता है वो A1 चाहिए, 6/6 चाहिए। इसलिए किसी भी कैंडिडेट्स का अगर आई में प्रॉब्लम है, आँख में कोई परेशानी है, तो वो उसको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर जिन कैंडिडेट्स का 6/6 आँख है वही इस फॉर्म को फिलअप करें, अन्यथा बाद में परेशानी होगी। इसमें दिया है आपका जो है विज़न स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। मेन वही 6/6 होता है, और बाद बाकी तो लगभग में सबका सही होता है। और इसमें दिया है कि लेजिक सर्जरी ये नहीं होगा। लेजिक सर्जरी जो भी कराते हैं या करा के जाते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, अब तो पकड़ में आ जाता है। इसीलिए जो भी लेजिक सर्जरी कराए हैं वो प्लीज़ इस फॉर्म को फिलअप ना करें। उसके बाद जो है आपका दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एक्स सर्विसमैन आर डिफरेंट एज डिटेल दिया है, अपना आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी दिया है, नेशनलिटी सिटीजनशिप जानते हैं, ये इंडिया के लोग ज़्यादातर भरते हैं, नेपाल भूटान से कहाँ से आएगा ज़्यादा फॉर्म भरने। एज लिमिट आपको 18 से 30 ईयर्स है विदाउट रिलैक्सेशंस। रिलैक्सेशन की बात करें तो आप लोग जानते हैं SC and ST कैंडिडेट्स को जो 5 ईयर का छूट मिलता है, OBC को 3 ईयर्स का छूट मिलता है, और बाद बाकी जो है आपको दिया गया है। उसके बाद जो है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो क्वालिफ़िकेशन है आपको ज़्यादातर ITI 10+ ITI चाहिए। उसके बाद जो डिप्लोमा या BTech वगैरह किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो जनरल EWS या OBC कैंडिडेट्स हैं उसको 500 रुपया पे करना पड़ेगा, अदर के लिए 250 रुपया है। उसके बाद मोड्स ऑफ फ़ी पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं है। उसके बाद जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC कैंडिडेट्स आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन ₹50,000 एंड आर एलिजिबल फॉर कंसेशनल फ़ी फॉर दिस दे शुड हैव। अगर जो भी EBS कैंडिडेट्स है उसका एनुअल फैमिली इनकम 50,000 से कम है तो वो जो है कुछ ज़्यादा कंसेशनल फ़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें दिया है वहीं जो EBC के अंतर्गत आते हैं तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, आप उसके अंतर्गत आते हैं तो ही आपको कंसेशनल फ़ी में होगा। उसके बाद जो है रिफंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ी दिया है फॉर दोज अटेंडिंग CBT1। इसमें क्या है कि आप एग्ज़ाम फ़ी जो आपसे लिया जाता है वो आपको बाद में रिफ़ंड कर दिया जाता है। जो अभ्यर्थी CBT1 में अपीयरिंग होंगे उसी का जो है रिफ़ंड होगा, अगर नहीं एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो उसका रिफ़ंड नहीं होगा। इसलिए अपना जो है बैंक वगैरह जो है आप सही से भरिए। उसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन है और जो है एक जगह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इन दोनों की बात करें, वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब कि यहीं जो जनरल OBC ST SC AWS ये सब वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो है वहीं एक्स आर्मी वगैरह आते हैं। इस पे बाद में आप चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद EWS है, जानते हैं EWS के कैंडिडेट्स जो होंगे उसको पता होंगे क्या क्या किस कंडीशन में आप EWS हो सकते हैं। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है। वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन दोनों में अगर ब्रीफ बात करें तो वर्टिकल रिजर्वेशन मीन्स होता है कि जो जनरल के लिए सीट्स रहता है, अगर बाद बाकी जो OBC EWS SC ST ये सब कैंडिडेट्स हैं अगर वो जनरल के बराबर
मार्क्स लाते हैं या उसको उसमें फाइट करते हैं तो वो जनरल कैंडिडेट्स के रूप में उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो होता है, जो भी कैंडिडेट्स इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के दायरे में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसी रिजर्वेशन या उसी उतना ही वैकेंसीज में फाइट करेंगे। अगर वो जनरल के बराबर ला देते हैं मार्क्स या उसे अधिक लाते हैं तो भी वो जो है उसी में उसका मान्य रहेगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया है। ये सब कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं जॉब करते हैं उसके बाद आप जो है इस एग्ज़ाम में सफल हो जाते हैं तो डीवी के दौरान आपको एनओसी देना पड़ता है, इसलिए आप ये सब अपना क्लियर करवा लीजिए। अब देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखिए दिया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड। ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा इतने स्टेप में होगा, जैसे CBT 1, CBT 2, CBAT, DB और मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि 5 स्टेप आपको पार करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज विल बी गिवन इन ड्यू कोर्स थ्रू ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट, SMS एंड ईमेल। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको आरआरबी वेबसाइट्स और SMS या ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट स्टेज CBT होगा, CBT 1। इसमें दिया है CBT 1 विल बी स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट। CBT 1 में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग होंगे CBT 2 के लिए वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पे और मेरिट के आधार पे होंगे। और CBT 1 का जो मार्क्स होगा या जो भी रिजल्ट होगा, मेरिट होगा, वो फाइनल पैनल में नहीं जोड़ा जाएगा। ये सिर्फ आपको CBT 2 के लिए अपीयरिंग होगा। उसके बाद है CBT 1 का जो पैटर्न और सिलेबस होगा, यानी कि ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा। एग्ज़ाम CBT 1 जो है 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 75 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात कर चुके हैं, 1/3 मार्क्स रहेगा इच रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा। उसके बाद आपको दिया है मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी। जो भी कैंडिडेट्स है उसका कम से कम जो है मिनिमम परसेंटेज होगा एलिजिबिलिटी के लिए। UR एंड EWS जो है 40% है, OBC जो है 30% है, SC 30% है, ST 25% है। उसके बाद इसका जो CBT 1 का स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का, जो 75 नंबर का रहेगा, 75 क्वेश्चंस रहेगा। इसमें जो सिलेबस होंगे वो मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। ये सिलेबस में मैथमेटिक्स में जानते हैं क्या क्या रहेंगे, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग से है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस रहेंगे। आप सिलेबस में को बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, बाद में मैं सिलेबस पे डिस्कशन करूँगा। उसके बाद CBT 2 जो होगा वो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा। इसमें जो है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 शैल बी डन आरआरबी वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट इन CBT 1। यानी CBT 1 में जो भी शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा CBT 2 के लिए वो उसके मेरिट और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर होगा, जो कि 15 गुना CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। उसके बाद जो है इसमें जानते पहले ही बता चुके हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। उसके बाद द फाइनल पैनल फॉर LP विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन CBT 2 एंड CBAT। जो भी इसमें फाइनल पैनल होगा LP का वो CBT 2 के मार्क्स पे और साइको टेस्ट के मार्क्स पे होगा। अब CBT 2 का बात करें पैटर्न है सिलेबस पे, तो CBT 2 शैल कंप्रोवाइज ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B, जिसमें टोटल ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे 175 रहेंगे। पार्ट A 90 मिनट का होगा और इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा पार्ट A के लिए, 100 क्वेश्चंस रहेगा। पार्ट B जो रहेगा 60 मिनट का रहेगा, इसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 75 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसके बाद जो है इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा और इसमें दिया है कि पार्ट A में आपको मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी वहीं रहा है जो आपको CBT 1 में है। UR एंड EWS 40%, OBC NCL 30%, SC 30%, ST 25%।
अब देखिए छठा पॉइंट में है ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शेल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35% इन पार्ट बी। यानी कि जो भी होगा पार्ट ए जो होगा उसका आपका उसी के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। पार्ट बी जो रहेगा उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा जो 35% है। उसके बाद सिलेबस फॉर पार्ट ए जो है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ये सब सिलेबस है में आएगा, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है। उसके बाद सिलेबस फॉर पार्ट बी जो है आपको दिया गया है। पार्ट बी इज़ ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शेल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग टीजीटी। पार्ट बी का क्वेश्चन वही जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन है, जो आप क्वालिफिकेशन दिए हैं उसी आधार पर रहेगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आप इसमें कम से कम 35% लाते हैं तो ही आप जो है क्वालिफाई करेंगे। अब उसके बाद यह है कि सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड्स, इसका जो सिलेबस रहेगा वो बहुत सारा है, इसलिए इसमें दिया नहीं है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आपको दे दिया है वेबसाइट का नाम https://dgt.government.in पे आप जाके सिलेबस को देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका क्वालिफ़िकेशन दिया है, क्वालिफ़िकेशन वाइज ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड्स और सब्जेक्ट्स, इसको आप देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन ऑफ कैंडिडेट्स है, ट्रेड और सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर पार्ट बी, क्या क्या दिया है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट में देख लीजिए, कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज फॉर ईच नोटिफाइड कम्युनिटी और कैटेगरीज हैं। जो भी कैंडिडेट CBT 2 में अपीयर होते हैं जितने भी सारे, उसका 8 गुना कैंडिडेट्स जो है साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको सच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन ओरिजिनल्स ड्यूरिंग द CBAT टेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर। जो भी साइको टेस्ट में अपीयर होंगे उसको विजन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर उसमें आप फेल करते हैं, नहीं बन पाता है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। उसके बाद यह है इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी और सेक्शन ऑफ CBAT सेपरेटली टू क्वालिफाई। आपको इसमें जितने भी पोर्शन होंगे हर एक पोर्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके बाद जो है आपको दिया है फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन CBAT कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द फॉलोइंग वेबसाइट लिंक्स ऑफ RDSO। इस पर जाके आप जो है देख सकते हैं CBAT के बारे में। क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है कि ऑल कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिवली ऑफ कम्युनिटी मस्ट सिक्योर मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली टू क्वालिफाई इन द CBAT। वही मिनिमम दिया है, आपको 42 मार्क्स लाना पड़ेगा हर एक पोर्शन में। अब देखिए, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट कैंडिडेट qualifying in the CBAT. 70% weightage will be given for marks obtained in part A of CBT 2 and 30% weightage for a score obtained in the CBAT। यानी कि आपका मेरिट जो बनाया जाएगा CBT 2 का आपका 70% मार्क्स रहेगा और ये साइको टेस्ट का आपको 30% रहेगा। उसके आधार पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपको ले जाना है। उसके बाद यह है कि हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू प्रिवेंट मिस्टेक्स। आपको अच्छा से इसको पढ़ लेना है, उसके बाद फॉर्म भरे। ये सब दिया है जो पहले इसमें चर्चा कर दिया है। मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ है, जैसे आपका पासपोर्ट, जो आपका फ़ोटो होगा वो कलर पासपोर्ट साइज़ होगा जिसका साइज़ 30 से 70 KB के बीच होगा। उसमें जो है आप वियरिंग डार्क ग्लासेस एंड और कैप वगैरह नहीं होगा, चश्मा वगैरह या टोपी वगैरह पहन के आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। उसके बाद यह है कैंडिडेट्स मस्ट हैव एट लीस्ट 12 कॉपीज़ ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर फ्यूचर यूज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो भी कैंडिडेट है उसको कम से कम 12 फ़ोटो अपने पास रख लेना चाहिए भविष्य के लिए। उसके बाद जो है SC और ST सर्टिफिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट्स रिक्वेस्टिंग फी पास फॉर ट्रेन ट्रेवल इन PDF फॉर्मेट अप टू 500 KB। जो भी कैंडिडेट्स को फ्री पास चाहिए ट्रेन ट्रेवल के लिए, वो SC ST सर्टिफिकेट जो है PDF फॉर्मेट में यानी कि 500 KB के अंदर होना चाहिए, उसका वो अपलोड करेंगे। उसके बाद तो कुछ खास नहीं है।
उसके बाद दिया है वहीं वेबसाइट ऑफ RRB इज़ पार्टिसिपेटिंग इन CN01 2024। आप जो भी RRB को चूज़ करते हैं आप उस RRB का वेबसाइट यहाँ देख लीजिए, वहाँ पे आप विजिट करते रहिए अपडेट्स इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट, देखिए क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट कीप देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक्टिव थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज ऑल कम्युनिकेशन विद देम विल ओनली बी थ्रू SMS एंड और ईमेल। वहीं जो भी कैंडिडेट्स है उसको वैलिड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को एक्टिव रखना है, किसी भी तरह का आपको उस पर सूचना मिल सकती है। उसके बाद जो है वहीं सब पहले इसमें भी बता चुके हैं, RRB विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एट एनी स्टेज। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, मीडियम एग्जामिनेशन आपको दिया है हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आप 13 ओरिजिनल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, CBT 1 CBT 2। उसके बाद आपको मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन दिया है, वो पहले चर्चा कर चुके हैं इस पर। उसके बाद इनवैलिड एप्लीकेशन या रिजेक्शन, ये सब आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएंगे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है या वैलिड हो गया है, वैलिड है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड इक्वल लेटर, ये भी है, आप इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इक्वल लेटर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप रेगुलर जो है जो भी RRB को चूज़ किए हैं उसका आप विजिट करते रहिए। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। DB के समय आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा। यूज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, ये सब है, किसी भी तरह की जो आप गलत हरकतें करते हैं या इलीगल काम करते हैं तो उससे आप सावधान रहिए। उसके बाद मिसलेनियस में वही चीज़ है कि बायोमेट्रिक डिटेल्स है कि आपका बायोमेट्रिक डिटेल्स मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप बायोमेट्रिक आपसे हर एग्ज़ाम में लिया जाएगा। उसके बाद एब्रिविएशन यूज्ड इन दिस CN, ये सब चीज़ है, कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद आपको पोस्ट वाइज पैरामीटर्स दिया है, ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन वाले इसमें एलिजिबल है वो देख लीजिए। और उसके बाद दिया है RRB एंड जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स ऑफ ALP, कहाँ कहाँ कितने सीट्स हैं, किस किस कैटेगरी में है, ये सब सारा आपको दिया गया है। आप इसको अच्छा से देख करके उस RRB को चूज कर लीजिए, आपको कहाँ प्रेफरेबल होता है ज़्यादा। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट पर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए फॉर्मेट्स दिया है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद OBC सर्टिफिकेट दिया है, नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट के लिए है, ये सब आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए दिया है। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ABC कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम मिनॉरिटी कम्युनिटी फॉर वेवर एग्जामिनेशन फी, वैसा कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम फी में छूट चाहते हैं वो ये इसके लिए ये फॉर्मेट है। उसके बाद यह है प्रोफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आई स्पेशलिस्ट बाय कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अगेंस्ट CN नंबर 01/2024। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप साइको के टाइम में आपको यही मेडिकल परफॉर्मा बना के ले जाना पड़ेगा। साइको में आप अटेंड करते हैं तो ये आपसे मांगा जाएगा और ये रख लिया जाएगा। उसके बाद परफॉर्मा ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट रिगार्डिंग लेजिक और अदर करेक्टिव हाई सर्जरी अगेंस्ट, ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि लेजिक वगैरह नहीं किए हैं। और उसके बाद फिर दिया है एक्स सर्विसमैन के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं उसके बाद, बस लास्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, धन्यवाद।